दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार हमारे लक्ष्य क्लास 11 के इस चैनल में एक क्वेश्चनायर के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पुराने पीछे पढ़े हुए वीडियो, कतिपय विद्वानों के शिक्षाई विमर्श। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बहुत सारे विद्वानों को, लेकिन चूंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें दो दो विद्वानों को करके पढ़ते हैं एक साथ। तो पहले कड़ी में हम लोग देखे और समझे इनको, महात्मा गांधी और गिजुभाई बधेका को। इनसे संबंधित जो प्रश्नावली है, जिसमें जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उसको एक क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लोगों ने यहाँ डिजाइन किया है। और आइए अब इस पर हम एक नज़र डालते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। यह संभावित क्वेश्चंस अभी दे दिए गए हैं। इसके साथ ही जैसे ही हमारा सिलेबस आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, चूँकि इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हमने स्प्लिट किया हुआ है, तो क्वेश्चंस की संख्या आपको यहाँ कम लग सकती है। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस सेट में आएंगे हम लोग, तो उसमें सारे चैप्टर से सभी संभावित प्रश्नों का निचोड़ होगा, तो वहाँ हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिल पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के दिन हम लोग शिक्षाई विमर्श में महात्मा गांधी और गिजुभाई बधेका को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक संवाद के रूप में लिखी गई है। संवाद मतलब प्रश्नोत्तरी के तरीके से। तो इसमें ऑप्शन है दिवा स्वप्न, हिंद स्वराज, सत्यार्थ प्रकाश तथा ज्ञान योग। इसका सही आंसर होगा, सही उत्तर है इसका हिंद स्वराज। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक हिंद स्वराज एक प्रश्नोत्तरी के तौर में है, जिसमें एक संपादक तथा एक पाठक के बीच में वार्तालाप है प्रश्नोत्तर के फॉर्मेट में। कुछ प्रश्न होते हैं पाठक के और संपादक द्वारा उसका उत्तर दिया जाता है, और इसी के माध्यम से अपने शिक्षाई विमर्श को गांधी जी प्रस्तुत करते हैं हिंद स्वराज में। दूसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस तरह की शिक्षा के पैरोकार थे। महात्मा गांधी जी के शिक्षा का एक उस समय के संदर्भ में नया ही नज़रिया था, और उनका जो तरीका था वो कौन सा था, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, बुनियादी शिक्षा या फिर नैतिक शिक्षा। तो जैसा कि हम लोग सभी पूर्व परिचित होंगे, आप लोग में से भी अधिकतर लोग यह जानते ही होंगे कि गांधी जी का जोर बुनियादी शिक्षा पर था। बुनियादी शिक्षा मतलब वैसी शिक्षा जिससे समाज की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की ताकत हो। बच्चे वहाँ शिक्षा के साथ साथ कुछ कौशल को भी सीखें, वैसे कौशल जो समाज के लिए उपयोगी हों, और बच्चों के शिक्षा पूरे होने के साथ ही उनमें आर्थिक निर्भरता, आत्मनिर्भरता हो, जो कि बाद में आगे चलकर स्वराज का साधन बने और हमारे कुटीर एवं ग्रामोद्योग इससे विकसित हो पाए। तो इस तरह से इसका आंसर है बुनियादी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिवा स्वप्न के अनुसार इसमें से क्या प्राथमिक शिक्षा में जरूरी नहीं है। गणित, भाषा शिक्षण, व्याकरण या पर्यावरण अध्ययन। और दिवा स्वप्न जो कहानी है, एक काल्पनिक कहानी है, एक शिक्षक की कहानी है। उस कहानी में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि व्याकरण की ज़रूरत हमारे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की नहीं है। व्याकरण जो है, मातृभाषा का व्याकरण बच्चे बोलते हुए, सुनते हुए सीख लेते हैं, और उसका विकास लगातार अनवरत रूप से होते रहता है, और उसमें कोई अतिरिक्त श्रम या साधन की ज़रूरत नहीं है जो कि विद्यालय में उनको व्याकरण की शिक्षा दी जाए। उच्चतर क्लासों में व्याकरण की शिक्षा दी जा सकती है। तो गिजुभाई बधेका का स्पष्ट मानना है कि प्राथमिक शिक्षा में व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में छात्रों का मूल्यांकन किस आधार पर होता है या होता था। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जो थी, उसमें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केवल परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं के आधार पर मूल्यांकन होता था। परीक्षा के परिणाम से वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक इत्यादि परीक्षाएं होती थी, और उन परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन कर लिया जाता था। अनुशासन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा मौखिक परीक्षाओं का उसमें कोई स्थान नहीं होता था।
तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा के परिणामों से। अगला क्वेश्चन है कि दिवा स्वप्न का शिक्षक किससे विद्रोह करना चाहता है। दिवा स्वप्न के कहानी में जो शिक्षक हैं वह विद्रोह करना चाहते हैं प्रणाली से, शिक्षा प्रणाली से। कौन सी शिक्षा प्रणाली से करना चाहते हैं? या अंग्रेजों की शिक्षा नीति से, प्राचीन रूढ़िवादी शिक्षा प्रणाली से, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से, या मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली थी जो उसने सजेस्ट किया था उससे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनकर निकलता है कि प्राचीन रूढ़िवादी शिक्षा प्रणाली से। दिवा स्वप्न के माध्यम से गीजूबाई बधेका यह कहना चाहते हैं कि प्राचीन रूढ़िवादी शिक्षा प्रणाली जो है वह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नहीं है, उसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए नए तौर तरीके खोजे जाने चाहिए और नए तौर तरीकों के हिसाब से अब बच्चों का शिक्षा दीक्षा होना चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर बनता है हमारा प्राचीन रूढ़िवादी शिक्षा प्रणाली से। अगला प्रश्न है कि दिवा स्वप्न के शिक्षक का नाम क्या है। दिवा स्वप्न में जो पात्र हैं शिक्षक, मुख्य पात्र जिनके इर्द गिर्द यह पूरी कहानी घूमती है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो इनका नाम ऑप्शन है हमारे गीजूभाई बधेका, रविंद्रनाथ टैगोर, महेंद्रनाथ या लक्ष्मी शंकर। तो इसके जो शिक्षक हैं, जो मुख्य पात्र हैं इस कहानी के दिवा स्वप्न के, उनका नाम है लक्ष्मी शंकर। अगला प्रश्न है दिवा स्वप्न मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दिवा स्वप्न के लेखक गीजूभाई बधेका गुजराती व्यक्ति हैं और इन्होंने गुजराती में इस मूल पुस्तक को लिखा था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है गुजराती। अगला प्रश्न है कि दिवा स्वप्न का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। दिवा स्वप्न का हिंदी रूपांतरण उसी वर्ष हुआ था जब यह प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित होने के वर्ष में ही इस पुस्तक से प्रभावित होकर या इसको हिंदी में प्रचारित करने के उद्देश्य से हिंदी में इसका रूपांतरण किया गया। तो रूपांतरणकार कौन थे, इसके अनुवादक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत, राम वृक्ष वेनीपुरी, आचार्य हजारी प्रसाद या काशीनाथ त्रिवेदी। तो इसका सही ऑप्शन है काशीनाथ त्रिवेदी। मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले साहित्यकार कथाकार काशीनाथ त्रिवेदी जी ने दिवा स्वप्न का हिंदी रूपांतरण किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि साबरमती आश्रम कहाँ पर है। साबरमती आश्रम जैसा कि नाम ही बता रहा है कि साबरमती के संत गांधी जी द्वारा स्थापित यह आश्रम है और ऑप्शन इसमें दिया हुआ है दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत और मुंबई। यह चारों ही गांधी जी के कार्य क्षेत्र रहे हैं, कार्यस्थली रही है। दिल्ली से भी गांधी जी का अभिन्न लगाव रहा है। अहमदाबाद और सूरत उनके गृह राज्य गुजरात के हिस्से थे और तब मुंबई भी जो था वह संयुक्त रूप से गुजरात और महाराष्ट्र उस समय संयुक्त राज्य थे। तो इस हिसाब से सूरत और मुंबई भी उनके गृह राज्य के ही अंग माने जाएंगे। तो साबरमती आश्रम स्थित है अहमदाबाद में। करेक्ट ऑप्शन है इसका अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन अपना जन आंदोलन, हालांकि उसके पहले भी वो सत्याग्रह का प्रयोग करते थे, सत्य और अहिंसा का मार्ग वो कह चुके थे, लेकिन आंदोलन जिसको कहेंगे जन आंदोलन, जिसमें जनता की भागीदारी स्पष्ट रूप से दिखी थी और उस आंदोलन की सफलता जो है कहें कि अन्य आंदोलनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, वह इनका पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। जो सौभाग्य से हमारे ही प्रांत का एक शहर है चंपारण, जहाँ से गांधी जी ने अपनी राजनीतिक आंदोलनों की यात्रा शुरू की थी और इनके राजनीतिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता हासिल करने में हम सफल हुए। तो इसका सबसे पहला प्रयोग बिहार के चंपारण सत्याग्रह से किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा लिखित हिंद स्वराज मूलतः किस भाषा की पुस्तक है। तो मूलतः हिंद स्वराज, जैसा कि हमने चैप्टर के डिस्कशन में वीडियो में डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना गुजराती भाषा में की थी और गुजराती भाषा में होने के कारण अंग्रेजों को पढ़ने में इसमें दिक्कत हुई, तो इसको राजद्रोह सामग्री घोषित कर दिया गया कि इसमें राजद्रोह का षड्यंत्र नजर आता है। फिर गांधी जी ने उसका अनुवाद अंग्रेजी में करके उसका प्रकाशन कराया और फिर उसके बाद उस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया।
क्योंकि जब लगा कि हिंद स्वराज जो है यह शिक्षा के बारे में है और शिक्षा के उत्थान के बारे में, समाज के उत्थान के बारे में है, तो अंग्रेज़ों ने इस पर से अपना प्रतिबंध उठा लिया था। तो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है इसमें कि हिंद स्वराज मूलतः गुजराती भाषा की पुस्तक है। अगला प्रश्न है हमारा, पुस्तक दिवा स्वप्न के चर्चा का विषय है। दिवा स्वप्न जो है कहानी किस चर्चा के इर्द गिर्द घूम रहा है? बाल केंद्रित गतिविधि आधारित शिक्षा, परीक्षा आधारित पारंपरिक शिक्षा, उन्मुक्तता आधारित आधुनिक शिक्षा या मूल्य आधारित नैतिक शिक्षा? तो दिवा स्वप्न में मूलतः, हालांकि समावेश तो इसमें मूल्य आधारित नैतिक शिक्षा का भी है और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राचीन परंपरागत शिक्षा जो है उसका विरोध करते हैं, रूढ़िवादी शिक्षा का विरोध करते हैं। लेकिन इसमें जो मुख्य फोकस है, मेन जहाँ पे फोकस करना चाहते हैं लेखक दिवा स्वप्न के माध्यम से, वह है बाल केंद्रित गतिविधि आधारित शिक्षा। सही ऑप्शन हमारा यही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिवा स्वप्न में पढ़ाई की शुरुआत शिक्षक ने किससे की? दिवा स्वप्न के शिक्षक जो हैं उन्होंने किस विधि से कहानी की शुरुआत की, पढ़ाई की शुरुआत की? कहानी से, कविता से, चित्रांकन से या गीत से? तो इसका सही ऑप्शन है कहानी से। दिवा स्वप्न में पढ़ाई की शुरुआत शिक्षक जो हैं लक्ष्मी नारायण जी, वह कहानी से करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी ने किस तरह की शिक्षा पर बल दिया था? वैकल्पिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा? तो जैसा कि हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि महात्मा गांधी का बल हमेशा बुनियादी शिक्षा की तरफ रहा है, जिससे कि ग्रामीण जनता, ग्रामीण समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल सके। इस तरह से बुनियादी शिक्षा के पैरोकार थे महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा के माध्यम से किसका विकास करना चाहते थे? हाँ, शिक्षा गांधी जी के जो शैक्षिक परामर्श हैं उसके अनुसार किस चीज़ का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? वैज्ञानिकता का, ग्रामोद्योग का, बाहरी उद्योग का या ग्राम सभा का? तो जैसा अभी हम लोग बात किए कि गांधी जी ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, बढ़ावा देने की पैरवी करते हैं। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ग्रामोद्योग का। हालांकि बाकी चीज़ों के भी विरोधी नहीं थे। गांधी जी ऐसा नहीं था कि बहुत सारे जो आधुनिक चीज़ें हैं उनके विरोधी थे, लेकिन उनका यह स्पष्ट मानना था कि हर एक गाँवों की आर्थिक हालत जब सुधर जाएगी तो भारत चूँकि एक गाँवों का देश है, भारत की आर्थिक स्थिति खुद ब खुद सुदृढ़ हो जाएगी। और इसके लिए वो ग्रामोद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के इससे प्रभावित थे और इनका ये सर्वाधिक उन्नति होना देखते हुए होना चाहते थे। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्धा कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वर्धा कमेटी गुजरात में बनी थी। वर्धा नामक एक जगह है, वहाँ पे कमेटी का गठन हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले, मौलाना ए.के. आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गिजुभाई बधेका। इसमें सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वर्धा कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने, जो कि एक शिक्षाविद और समाज सुधारक लीडर थे कांग्रेस के और शिक्षाविद थे, बहुत अच्छे विचारक भी थे। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, बल्कि साक्षरता शिक्षा का एक साधन मात्र है। यह किसका कथन है? इसमें जो ऑप्शंस हैं जे कृष्णमूर्ति, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी इस चैप्टर में हम लोग जे कृष्णमूर्ति के और रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षाई विमर्श पे चर्चा नहीं किए हैं। स्वामी विवेकानंद जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बीपीएससी द्वारा जारी जो डीएलएड का सिलेबस है उसमें स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक परामर्श को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हमारा सही आंसर है इसमें महात्मा गांधी।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि गांधी जी के विचार से बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम कितने वर्षों का होना चाहिए, कितने वर्षों तक का होना चाहिए? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष? तो बुनियादी शिक्षा को गांधी जी 5 वर्षों तक देखते हैं। बुनियादी शिक्षा जो है यह 5 वर्षों तक दी जानी चाहिए और उसके बाद कैरियरोन्मुख जो शिक्षा होती है, व्यवसायोन्मुख शिक्षा जो होती है, उसको हासिल किया जा सकता है। 5 वर्ष तक बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें बुनियाद पढ़नी चाहिए, बेसिक एजुकेशन जो है, बुनियादी शिक्षा, इस पर गांधी जी का जोर था कि अगर यह रूट मजबूत होगा, यह रूट अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होगा और इसका क्रियान्वयन अगर सही ढंग से किया जाए तो हमारा देश जो है वह एक बहुत ही मजबूत, आर्थिक सामाजिक रूप से बहुत ही मजबूत देश बन पाएगा और तभी हम सही आगे अन्य क्षेत्रों में सम्यक विकास कर पाएंगे, संतुलित विकास कर पाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्न में से कौन से शैक्षिक विचारक ने शिक्षा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को महत्व नहीं दिया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात जो अपने शिक्षा में नहीं करते हैं, इनमें से कौन है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या अरविंद घोष? तो इसमें सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी अपने शिक्षा जो उनका कॉन्सेप्ट है बुनियादी शिक्षा का, उसमें वो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को शामिल नहीं करते हैं, उसमें वो बुनियादी शिक्षा को शामिल करते हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उनके विचार से, हालांकि यह हमारे सिलेबस से बाहर का है बट फिर भी गांधी जी का विचार है, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी गांधी जी का मानना था कि यह उच्च शिक्षा में बेहतर काम कर सकता है और उसके पहले जो बुनियादी शिक्षा उसमें विज्ञान तथा तकनीकी को शामिल करने का अभी कोई मतलब नहीं बन रहा है। अभी हमें बच्चों के व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास पर, उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं के उद्घाटन पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से सही ऑप्शन हमारा बनता है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है हमारा कि गीजूबाई बधेका के शैक्षिक दर्शन पर किसका स्पष्ट प्रभाव दिखता है? गीजूबाई बधेका जो है ये इनके शिक्षाई विमर्श पर, शिक्षाई जो इनका कॉन्सेप्ट है उस पर स्पष्ट प्रभाव दिखता है मारिया मोंटेसरी का। मारिया मोंटेसरी जिनकी चर्चा हम अगले भागों में करेंगे, उनका स्पष्ट रूप से छाप दिखता है गीजूबाई बधेका के विचारों पर। दोनों का मानना है कि बच्चे को खुशनुमा माहौल दिया जाना चाहिए, लर्निंग बाय सेल्फ डूइंग होना चाहिए, स्वयं करके सीखना, ये जो तरीके हैं ये बच्चे को आत्मबल प्रदान करते हैं और शिक्षकों को इसमें एक माहौल बनाने की भूमिका के तौर पे बहुत ही अच्छा काम करना चाहिए, बहुत ही पॉजिटिव काम करना चाहिए। इनके कॉन्सेप्ट पर आधारित, इनके विचारों पर आधारित मोंटेसरी स्कूल काफ़ी लोकप्रिय भी हुए हैं और अभी भी वर्तमान समय में भी शिशु शिक्षा मूलतः मोंटेसरी के या गीजूबाई बधेका के जो मार्ग हैं उनके द्वारा प्रिस्क्राइब जो किया गया है, जिसकी वकालत उन्होंने की है, पैरवी की है, उन्हीं आधार पे चल रहा है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा मारिया मोंटेसरी। बच्चा एक देवता है तथा शिक्षक उसका पुजारी है, यह किसका शिक्षा दर्शन है? बच्चा एक देवता और शिक्षक उसका पुजारी। जिस तरह से एक मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है और पुजारी दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता है कि कहीं कोई कष्ट ना हो जाए, कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जो कि नहीं होना चाहिए, पश्चाताप का कोई विषय नहीं रहना चाहिए, उसी तरह से शिक्षक जो हैं उनका भाव बच्चों के प्रति होना चाहिए। एकदम से उन्हें देवता मानकर, देवतुल्य मानकर, अगर वो कोई गलती करते हैं तो उस गलती पर भी नकारात्मक तरीके से रिएक्ट नहीं करना, उसको सकारात्मक दिशा प्रदान कर देना, इस तरह का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के पैरोकार हैं हमारे गीजूबाई बधेका। इनका स्पष्ट मानना है कि बच्चे गलती जानकारियों के अभाव में करते हैं, अगर उनको जानकारी सही दे दी जाए तो फिर उन गलतियों को नहीं करेंगे। अगर उनको सरस माहौल में
बहुत बढ़िया तरीके से मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर बताया जाए, समझाया जाए, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों के साथ, कोई मामला ही नहीं है कि वो गलतियां करें या फिर उस पर हमको गुस्सा करना पड़े। तो इस तरह से यह भगवान तुल्य मानते हुए बच्चों को उनके प्राथमिक शिक्षा के पैरवीकार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। गीजूभाई बधेका किसके शिक्षा पर बातें करते हैं? हाँ, यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गीजूभाई बधेका जो है, इनका जो पुस्तक है दीवा स्वप्न, हो सकता है कि अन्य पुस्तकों में अन्य चीज़ों पर चर्चा किए हों, लेकिन दीवा स्वप्न के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो इसमें किसके शिक्षा पर बातें करते हैं गीजूभाई बधेका? स्पष्ट है कि गीजूभाई बधेका वयस्क शिक्षा, नागरिक शिक्षा या सर्व शिक्षा पर बात नहीं करते हुए शिशु शिक्षा पर बात करते हैं, बाल शिक्षा पर बात करते हैं। तो हमारा स्पष्ट रूप से इसका आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशु शिक्षा। इस तरह से यह हमारा दो विचारकों महात्मा गांधी तथा गीजूभाई बधेका से जो संभावित प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आने लायक, अन्य भी प्रश्न हो सकते हैं, बन सकते हैं, उसको हम लोग बनाकर लेके आएंगे। बाद में जो जब हमारा सिलेबस ख़त्म होने लगेगा तब हम लोग लेके आएंगे सैम्पल सॉल्व पेपर्स में, उसमें अन्य क्वेश्चन भी आ जाएंगे। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए कि इसमें हमें किस एंगल पे पढ़ना है और जानना है इनको, ये क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं। तो इस फाइल का एक लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, गूगल डॉक्स ऑनलाइन खुल जाएगा, उस पर इस फॉर्म को भरकर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं, सबमिट बटन दबाकर, और यह फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स डालने हैं, ईमेल, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर इत्यादि, इसको डालकर आप इसको सबमिट कर लीजिए। और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में हम इसी तरह से टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को टैकल करते हुए चलेंगे, ताकि जो 2 महीने का समय बचा हुआ है हमारे पास, जैसा कि आयोग ने कहा है कि जुलाई में, तो हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि एग्जामिनेशन 1 जुलाई को हो जाए। तो हम जून और मई 2 महीने जो हमारे पास बचे हुए हैं, मई के 20 दिन और जून के पूरा जून का महीना, तो इस 1 महीने 20 दिन के अंदर हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करते हुए, इसी तरह के प्रश्नावलियों को हल करते हुए पहुंचेंगे। और अंतिम के 10 दिनों में हम लोग समेकित रूप से सारे सिलेबस का समेकन करते हुए 150 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला जारी करेंगे, जिसमें कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इस फॉर्म में अभी क्या है कि अगर आप इसको सबमिट करते हैं तो यह स्कोर नहीं दिखाता है आपका। अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं ताकि यह सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर्म के रूप में डेवलप हो जाए और इसमें सही और गलत उत्तरों का मार्किंग हो सके। तो यह जल्द ही, बहुत ही जल्द उम्मीद है कि अगले हफ्ते में आपके पास आ जाएगी। और ये सारे फॉर्म्स जो हैं, ये सारे गूगल डॉक्स जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं, यह उससे आच्छादित हो जाएगा उस सिस्टम से। और अन्य भी वीडियो जो हैं हमारे, वो कंटिन्यू अपलोड होते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो मित्र दोस्त हैं जो इस तरह की तैयारी में लगे हुए हैं, प्रधानाध्यापक की तैयारी में, बीटेट या सीटेट की तैयारी में, उन लोगों को भी हमारे चैनल का लिंक दीजिए, सब्सक्राइब कराइए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।